डियर फ्रेंड्स, विजन आईएएस की ये पीटी 365 सीरीज है। ठीक है, पीडीएफ है आपकी यूपी पीसीएस और साथ साथ यूपीएससी जो प्रीलिम्स आपका मई में होने वाला है, मई महीने में, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें हम जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के लिए अगर आपने सपना देखा है आईएएस का, तो वो अब मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें जो इम्पोर्टेंट आयोग है, जो सुर्खियों में है, परिसीमन आयोग है। ठीक है, देखने वाले हैं परिसीमन क्या होता है, परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ और गठन क्यों हुआ था, इसकी क्या उपयोगिता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, क्यों चर्चा में है। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। सुर्खियों में क्यों है, करंट में आने का कारण, किशोर चंद्र छगनलाल राठौर वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था पिछले साल 2024 का। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि परिसीमन आयोग के किसी भी आदेश के स्पष्ट रूप से मनमाने होने और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होने पर संवैधानिक न्यायालयों को उन आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है। ठीक है, क्या था इसके पहले जो था परिसीमन आयोग था, परिसीमन आयोग के किसी भी निर्णय को कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता था। ठीक है, कोर्ट में नहीं दिया जा सकता था, लेकिन 2014 में एक मामला आया, किशोर चंद्र छगनलाल का मामला। 2024 में इन्होंने कोर्ट ने निर्णय दिया कि संवैधानिक न्यायालय उन आदेशों की समीक्षा कर सकते हैं अगर ये मनमाने और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है तब। ठीक है, बात करते हैं परिसीमन आयोग के बारे में। परिसीमन आयोग क्या है, परिसीमन आयोग के बारे में देखते हैं। यह लोकसभा, ठीक है, और विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो तय करने का काम करता है। ठीक है, लोकसभा में, ठीक है, और राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में, राज्य विधान परिषद में ये परिसीमन आयोग सीटों की संख्या तय करता है। कैसे तय करता है, अगर किसी राज्य की जनसंख्या 60 लाख से ऊपर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 60 लाख होना जरूरी है। ऐसे कंडीशन में प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या के लिए एक सीट का जो है वो प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर 60 लाख के ऊपर है तब ये प्रक्रिया लागू होती है परिसीमन के द्वारा। दूसरा क्या है, परिसीमन कार्य की जिम्मेदारी उच्च अधिकार प्राप्त संस्था को सौंपी जाती है। इस संस्था को परिसीमन आयोग या डिलिमिनेशन कमीशन या सीमा आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, परिसीमन आयोग क्या कहता है, मतलब 1971 के बाद से जब जनगणना हुई थी, उसमें परिसीमन आयोग ने कहा था कि इस समय जो लोकसभा में सीटों की संख्या होगी वो 543 होगी। ध्यान दीजिएगा, 2 मनोनीत सीटों को छोड़ के। ठीक है, मनोनीत सीटें जो राष्ट्रपति है वो मनोनीत करता है 331 के तहत। ठीक है, 2 व्यक्ति को आंग्ल भारतीय। परिसीमन ने कहा था 543। ठीक है, 1971 वाली जनगणना से। अब देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार परिसीमन का कार्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से किया जाता है जिसे संसद कानून के माध्यम से निर्धारित करे। ठीक है, आर्टिकल 82 के अनुसार कहता है परिसीमन के बारे में ये प्रावधान किया गया। भारत में परिसीमन आयोगों का गठन 4 बार किया जा चुका है। कब कब, 1952, ठीक है, 63 और 73 और 2002 में। ठीक है, 4 बार किया गया है। यह एक सांविधिक निकाय है, सांविधिक अर्थात संसद के द्वारा अधिनियम से यह बनाया गया है। ठीक है, परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम माने जाते हैं और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके आदेशों की प्रतियां संबंधित लोकसभा और राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाता है, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं है। ना लोकसभा कर सकता है, ना ही राज्यसभा कर सकता है। ठीक है, राज्य विधानसभा भी नहीं कर सकती। प्रतियां रखी जाएंगी। अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग के कार्य दिया क्या है। ठीक है, लोकसभा विधानसभा के लिए राज्य में सीटों का आवंटन करता है। किस बेसिस पे, निर्वाचन क्षेत्रों में जो भौगोलिक सीमाएं हैं उनमें प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे करता है, लेकिन ऐसे कंडीशन में 60 लाख की जनसंख्या होना अनिवार्य है। ठीक, अब परिसीमन आयोग के जो गठन हुए, गठन के बारे में देखते हैं। संरचना है, स्टेटक। संरचना में क्या है, अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयोग इसके सदस्य होते हैं या मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मनोनीत कोई चुनाव आयुक्त जो है वो इसका सदस्य होता है। ठीक है,
और क्या होते हैं, संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक, निर्वाचन आयुक्त, चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त या और जो अध्यक्ष के रूप में होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सेवारत भी हो सकते हैं और सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं। ठीक, आइए डिस्कस करेंगे अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेन टॉपिक क्या है, संसदीय समितियों के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जीएस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, करंट तो करंट है ही, लेकिन ये जर्नल साइंस में भी इससे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, संसदीय समितियों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। ठीक है, जो स्टेट पीसीएस होता है उसमें संसदीय समितियों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। लोक लेखा समिति पीएससी और प्राक्कलन समिति के पुनर्गठन के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया गया है। ठीक है, संसदीय समितियों के बारे में बात करें तो इसका तात्पर्य ऐसे समिति से है जो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती है। मतलब ये पूरी तरीके से संसदीय अधिनियम के द्वारा, संसद के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से ये संसद पे ही निर्भर होती है। इसके कार्यप्रणाली सब कुछ संसद पे निर्भर होता है। अध्यक्ष द्वारा नामित होती है और अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती है। ठीक है, ये सदन या अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इन समितियों के लिए सचिवालय सहायता की व्यवस्था लोकसभा सचिवालय द्वारा की जाती है। ठीक है, संसदीय समितियों के इतिहास ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है। ये समितियां अपना प्राधिकार अनुच्छेद 105 और 118 से प्राप्त करती हैं। 105 क्या कहता है, सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है, और 118 क्या है, संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को नियमित करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, इम्प्लांट करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, संसद को संविधान 118 के तहत कानून बनाने का अधिकार देता है, और इसी कानून के अंतर्गत संसदीय समितियों का गठन किया गया है। संसदीय समिति को जो अध्यक्ष होते हैं, जितने भी समितियां होती हैं, वो सभी सचिवालय के लिए अध्यक्ष के निर्देशन में ही कार्य करती हैं। संसदीय समितियों के अगर प्रकार की बात करें तो टाइप देखें तो तदर्थ समितियां हैं, स्थायी समितियां हैं। ठीक है, तदर्थ में क्या है, इन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित किया जाता है। उद्देश्य पूरा होने के बाद ये स्वयं विघटित भी हो जाती है। ठीक है, जैसे रेलवे कन्वेंशन समिति, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन पर संयुक्त समिति, ये अपने आप तदर्थ समितियां जो एडहॉक की होती हैं, ये पहले गठन की जाती हैं, उद्देश्य कंप्लीट होने के बाद ये अपने आप स्वयं विघटित हो जाती है। स्थायी समितियों की अगर बात करें तो ये स्थायी एवं नियमित समितियां होती हैं और समय समय पर इनका गठन किया जाता रहता है। जैसे वित्तीय समितियां, विभागों से संबंधित, स्थायी समितियां, अधीनस्थ विधान समिति, ये सारी चीजें। अब सुर्खियों में रही समितियों का अगर विवरण देखते हैं तो पीसीएस या आईएएस के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन बनाने वाला जगह जो है वो यहीं से आता है। ठीक है, लोक लेखा समिति की बात करें तो यह पहली बार 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्स कोड सुधार के आलोक में किया गया था। इसमें क्या है, 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, कार्य क्या है, राजस्व व्यय का लेखा परीक्षण करना है। ठीक है, अगला देखते हैं प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी क्या है, लोकसभा से। 30 सदस्य पूरी लोकसभा से। कार्य क्या है, प्रशासन में दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना। यह समिति यह जांच करती है कि प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति में सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से आवंटित किया गया है या नहीं। मनमाना धन तो आवंटित नहीं किया गया है, इसका काम यही है। ध्यान दीजिएगा, प्राक्कलन में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। इसका गठन 1950 में किया गया था। ठीक है, अगर बड़ी समिति की बात करें तो प्राक्कलन ही होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं संसदीय राजभाषा समिति। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अब इसके समिति के बारे में अगर बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अंतर्गत 1976 में किया गया था। 1976 से एक चीज और बनती है, 1976 में क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये संशोधन आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। ठीक है, आपातकाल के दौरान किया गया था। ठीक है, इसी संशोधन की अगर बात की जाए तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो लोकसभा के कार्यकाल हैं, इसकी जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, इसको 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1976 आया तो बताते चलते हैं क्या। और इसमें क्या है, सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी को अपनाने का उपबंध किया गया है।
इसके अलावा अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष बाद राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।